हेलो क्लास 8, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। सो वी आर ऑन लेक्चर नंबर 4 एंड ऑलरेडी इस पे 3 लेक्चर आ चुके हैं। आई होप कि आपने पहले के तीनों लेक्चर्स देखे होंगे एंड आज के इस लेक्चर में बेटा हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बात की जा रही है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज। ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी की क्या एबिलिटी है कि किस तरीके की डिजीज से हम फाइट कर सकते हैं। आपने देखा है ना, आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं एंड कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत रेयरली बीमार पड़ते हैं, ऑल्दो वो सेम ही खाना खाते हैं, है ना। कि मान लो एक क्लास में कोई एक बच्चा आया जो एक जंक फूड लेकर आया, 4 बच्चों ने खाया, जिसमें से 2 बच्चों को कुछ नहीं हुआ, 2 बच्चे बीमार पड़ गए, है ना। तो उनके अंदर की जो हम ऐसा बोल सकते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, वो किस तरीके से फाइट कर रहा है जर्म्स के साथ, डिजीज के साथ, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, हम अपनी इम्यूनिटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ओके, नाउ you would have noticed that some people get sick more frequently than others although living in a similar environment, है ना। सेम एनवायरमेंट में रहने के बाद कुछ लोग बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट वे में बीमार पड़ जाते हैं एंड कुछ लोग बहुत लेट बीमार पड़ते हैं, राइट। डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है? क्या आपको इसका रीजन पता है? द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है इम्यूनिटी, जो हमें शक्ति देता है जर्म्स से लड़ने के लिए, है ना। जो हमारा हथियार होता है, जो हमारा वेपन होता है, राइट। आवर बॉडी हैज अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड इम्यून सिस्टम। ऑल्दो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सिस्टम है, उनमें से एक सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? दैट हेल्प फाइट अगेंस्ट द डिजीज। ये डिजीज के अगेंस्ट हमको फाइट करने के लिए तैयार करता है ना, हमें एक अच्छा योद्धा बनाता है, वीकेंड से। यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप ऑफ इंजेक्शन इन योर चाइल्डहुड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सर्टेन डिजीज। यस, आपने पोलियो की ड्रॉप ली होगी, आपने काफ़ी सारी अलग अलग वैक्सीन्स ली होंगी, ठीक है। एंड ये वैक्सीन्स बेटा क्यों ली जाती है? ताकि हमारी बॉडी पहले से ही, ठीक है, डिजीज के लिए, जर्म्स के लिए तैयार रहे, उनसे फाइट करने के लिए तैयार रहे, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहे। इसीलिए हम ये वैक्सीन वगैरह लेते हैं बचपन में, सच एज पोलियो, मिजल्स, टिटनस एंड हेपेटाइटिस। इन सब की वैक्सीन आपने अपने बचपन में ली ही होगी, ठीक है। नहीं ली होगी वैसे तो अपनी मदर से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। दीज आर वैक्सीन। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है बेटा? ये सारी की सारी चीज़ें वैक्सीन है that help prevent serious infections caused by virus and bacteria। तो इन वैक्सीन्स को लेने से हम खतरनाक से खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं, हम बैक्टीरिया से हुई बीमारियों से बच सकते हैं, हम वायरस से हुई बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। कैसे बचेंगे? अगर हमने ये वैक्सीन ली होंगी तभी हम बच पाएंगे, राइट। वैक्सीन का काम क्या होता है? वैक्सीन हेल्प्स आवर बॉडी फाइट सर्टेन डिजीज बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम। तो ये वैक्सीन जो होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देते हैं, ये हमें बताते हैं, हमें नहीं, एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम को बताते कि देखो ये वाला जर्म्स आएगा, तुमको ऐसे परेशान करेगा, तुमको ऐसे ऐसे करके उसको दूर भगा देना। तो ये सारी ट्रेनिंग वैक्सीन किसको देता है? हमारे इम्यून सिस्टम को देता है, और वही इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। सो टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक हार्मफुल जर्म्स प्रोवाइड व्हाट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये बताता है कि भाई किस तरीके से हमें उन जर्म्स को किल करना है, अपने आप को बचाना है, राइट। एंड प्रोवाइडिंग व्हाट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जो भी उसको इंफॉर्मेशन दी जा रही है हमारे इम्यून सिस्टम को, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू द पैथोजेंस और वैक्सीन, एंड वैक्सीन कैन बी मेड इन अ डिफरेंट वेज। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, सबसे पहले तो ये समझो। मान लो कि आपका एग्जाम है, ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं, जो आपके एग्जाम में आ रहा है, आपने सब अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लिया कि भाई पेपर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसा ऐसा लिख कर आऊँगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप एग्जाम देते नहीं हो तब तक आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे ही आप एग्जाम देने के लिए बैठ जाते हो, आप क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हो, तब आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मुझे ये भी आता था, मुझे ये भी आता था, मैंने इतनी जल्दी लिख लिया, मेरी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर है। तो ये सब होता है कब? जब हम रियल ग्राउंड पे काम करते हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही यहाँ पे वैक्सीन के साथ भी है। हमने वैक्सीन ले लिया,
ठीक है। अब हमारी बॉडी इतनी तैयार नहीं है, लेकिन जब वो जर्म्स आएंगे तब हमारी बॉडी को मौका मिलेगा उनसे फाइट करने का, तब हमारी इम्यून सिस्टम को पता चलेगा कि ओ एक्चुअली में हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है या फिर हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक है। ठीक है, हमने वैक्सीन ले ली है, जब वो रियल ग्राउंड पे काम करेगा ना वैक्सीन, तब हमको पता चलेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है कि बेकार है, राइट। नाउ सो यहाँ पे क्या है, वैक्सीन कैन बी मेड इन अ डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे हम वैक्सीन बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। सो फ्रॉम द वीकेंड एंड द डेड पैथोजेंस। तो वैक्सीन किससे मिलके बनाई जाती है बेटा, जिस चीज़ की वैक्सीन होती है उसी के जर्म्स से मिलके बनाई जाती है, उसी के वायरसेस से मिलके बनाई जाती है, बट डेड वायरस से मिलके बनाई जाती है, राइट। डेड माइक्रोब से मिलके बनाया जाता है वैक्सीन, जैसे कि वायरस से, बैक्टीरिया से, और फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट ऑफ द पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस आपको पता है हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, तो हम इनएक्टिव पैथोजन से भी वैक्सीन्स रेडी करते हैं। सम न्यूअर वैक्सीन्स इंस्ट्रक्ट आवर ओन बॉडी सेल्स। अब देखो कुछ जो नए नए वैक्सीन आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हमारी ही बॉडी के सेल से उनको क्या करते हैं, उनको हार्मलेस कर देते हैं पार्ट ऑफ द जर्म्स विच आर इम्यून सिस्टम दैट लर्न्स टू फाइट। और इसी तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करना सीखता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमने वैक्सीन ले ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर देगा, हमको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर देगा। जब तक वो डिजीज नहीं आएगी, जब तक वो वैक्सीन एक बार उसे लड़ नहीं लेगा, तब तक हमारा इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ टिटनस शॉट ऑफन गिव आफ्टर एन इंजरी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस बाय द टिटनस कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, टिटनस का इंजेक्शन कब लेते हैं हम, जैसे लोहे से कट कहीं लग जाता है ना, तो लोहे से कट लग जाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर किसी मेटल से कट लग जाने के बाद हम टिटनस का इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, ताकि उससे फैली हुई उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी बॉडी में अगर आते हैं, ठीक है, तो वो हमारी पूरी बॉडी को ऐसे अकड़ा देंगे, बिल्कुल ऐसा पत्थर सा बना देंगे, हम अपनी बॉडी में मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में हम टिटनस को बहुत लाइटली लेते हैं, है ना, ऐसे हम चल रहे हैं, खरोच सा लग गया, हम बोलते हैं अच्छा खरोच ही तो लगा है, फटाफट से डेटॉल से साफ करके हमने पट्टी वट्टी बांध ली बस। लेकिन टिटनस बेटा एक बहुत, हम ऐसा बोल सकते हैं, खतरनाक बीमारी है। ठीक है, देखने में लगता नहीं है, बट इस पे एक मैंने शॉर्ट्स देखा था बहुत पहले, एक 3D इमेजिनेशन करके शॉर्ट्स आया था। ठीक है, चैनल का नाम मुझे नहीं याद। उसमें क्या होता है, पूरी तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से जब हमें किसी लोहे से या फिर किसी भी मेटल से लग जाता है तो उसमें से जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में उस पार्ट से इंजेक्ट होते हैं एंड हमारी बॉडी को धीरे धीरे वो पैरालाइज कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे अकड़ा देते हैं। एंड वो बहुत भयंकर था, बहुत भयानक था। ठीक है, तो किसी भी बीमारी को हमें बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए, राइट। आ रही बात समझ में? तो आपसे टिटनस का इंजेक्शन ले लेना अगर कभी भी चोट वोट लग जाती है तो, ठीक है, मेटल से। So it contain an inactivated bacterial toxin that help the immune system to develop protections without causing the disease. Do you know when the first vaccine was discovered? हाँ, क्या आपको पता है कि फर्स्ट वैक्सीन कब डिस्कवर हुई थी और किसने डिस्कवर की थी? उससे पहले यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करता है, वो खुद को प्रोटेक्ट करता है, खुद को डेवलप करता है ताकि जो भी बैक्टीरियाज आए, ठीक है, जो भी वायरसेस आए उनसे वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, नाउ एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, तो सबसे पहली बार किसने वैक्सीन की डिस्कवरी की थी? एडवर्ड जेनर ने डिस्कवरी की थी। ठीक है, सो स्मॉल पॉक्स वाज डेडली डिजीज दैट कॉज ब्लिस्टर्स एंड किल्ड मिलियंस। ठीक है, तो अब तो लोग ठीक हो जाते हैं। तो स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे पूरी बॉडी में ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, पूरी बॉडी में दाने आना शुरू हो जाते हैं एंड लोगों की इससे डेथ भी होती है। ठीक है, अ माइल्डर डिजीज कॉल्ड काउ पॉक्स सीन इन द काउस कुड आल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस। देखो अगर किसी भी एनिमल को डिजीज होगा तो अल्टीमेटली वो ह्यूमन तक फैलेगा ही फैलेगा, ये तो इंटरकनेक्टेड है, यू नो गाइस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है कि बहुत पहले के टाइम पे स्मॉल पॉक्सेस बहुत फैलते थे, काउ पॉक्सेस, एनिमल्स में काउ पॉक्सेस हो जाते थे, है ना। In late 1700s, English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. ठीक है, तो यहाँ पे जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने क्या देखा कि जिनको काउपॉक्स हो जा रहा है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है एंड वाइस वर्सा, है ना। सो दिस लीड टू एन इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन, और यहीं से इन्होंने अपनी पहली वैक्सीन निकाली एंड हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और लोगों को बचाने का काम किया कि भाई पहले स्मॉल पॉक्स से मिलियंस ऑफ लोगों की जान जा रही थी। ठीक है, बट एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उन्होंने ये
रिलेशन देखा काउ पॉक्स में और स्मॉल पॉक्स में, और वहाँ से उन्होंने स्मॉल पॉक्स की दवाई निकाली, ठीक है, उसकी वैक्सीन निकाली। अब लाखों करोड़ों लोगों की जान यहाँ से बच रही है। सो आवर साइंटिफिक हेरिटेज, long before modern vaccine, India had a traditional method called variation to protect against the smallpox. It involved using material from a smallpox score to scratch the skin and create a mild infections and build immunity. तो देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे अपनी ही स्किन से, ठीक है, क्या बनाया जा रहा है, इम्यूनिटी तैयार की जा रही है। पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिस वर नोन एज दी, उनको हम क्या बोलते हैं, ठेकेदार्स बोलते हैं, ठीक है, जो ये प्रैक्टिसेस करते हैं दे आर कॉल्ड ठेकेदार्स, ठीक है। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, ओके। तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन में क्या है, जेनर ऑब्जर्व दैट मिल्क मेड who had cowpox did not catch smallpox, ठीक है। तो इसको अगर cowpox हो रहा है तो इसको smallpox नहीं होगा, likely because two viruses are related, ठीक है। ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो इनमें जो वायरसेस प्रेजेंट है और स्मॉल पॉक्स में जो वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, जो काउ पॉक्स में वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, दे आर रिलेटेड, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है, कंटेंट इन द पस ऑफ द काउ पॉक्स ब्लिस्टर प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। तो ये चीज हाइपोथेसिस है, ये चीज रियल नहीं है, ठीक है, कि काउ पॉक्स के ब्लिस्टर में, ठीक है, काउ पॉक्स जब हो जाता है तो उसे फुंसी फुंसी फोड़े फोड़े हो जाते हैं ना, उसके ब्लिस्टर में जो पस प्रेजेंट होता है दैट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, तो वो पस लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाता है। ये चीज एकदम गलत है, ठीक है, ये चीज क्या है बेटा, एकदम गलत है। सही क्या है फिर? नाउ एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। He tested by injecting cowpox sap into a boy who later showed no illness when exposed to the smallpox, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, कि एक लड़के को, ठीक है, काउपॉक्स का इंजेक्शन लगा दिया गया, ठीक है, और बाद उसको काउपॉक्स ऑफ कोर्स होगा, तो बाद में देखा गया कि भाई उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, बिकॉज उसको काउपॉक्स ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि he found that people who were infected with the cowpox sap were now resistant to smallpox. सिंपल सी बात है, जिसको एक बार cowpox हो गया है उसको फर्दर smallpox नहीं होगा, ये यहाँ से क्लियर हो गया। Now applications, mass vaccinations eventually help eradicate smallpoxes worldwide. अब देखो, क्योंकि यहाँ पे मास वैक्सीन मतलब हम बोल सकते हैं भारी मात्रा में वैक्सीनेशन कराई गई, वैक्सीन बनाई गई, जिससे पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड में जो स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता है, होता है, बट इसकी दवाई है हमारे पास, ठीक है। नाउ वैक्सीन आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल दी एजेस। हर एज के लोगों को यहाँ बचाया जा सकता है वैक्सीन देके। फ्रॉम इन्फेंट टू दी एल्डरली, मतलब छोटे छोटे बच्चों से जब हम पैदा होते हैं, है ना, तो तभी से हमको वैक्सीन लगना शुरू हो जाती है, कभी इस चीज़ की वैक्सीन, कभी उस चीज़ की वैक्सीन। तो बचपन से ही पैदा होते ही हमें वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाता है और हमेशा लगते रहते हैं, भाई नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, उनकी वैक्सीन लगवा लो, सिंपल सी बात है। Against many serious disease, they help prevent illness, reduce the spread of the infections and save millions of lives every year. तो वैक्सीन लगाने से क्या होगा, हम खुद को भी बचाएंगे, भाई हमारे साथ जो लोग हैं हम उनको भी अपने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वैक्सीन की हेल्प से आज तक, ठीक है, जैसे अभी कोविड का टाइम आपको याद होगा कि लोग कितने ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही थी कोविड में, उसकी कोई मेडिसिन नहीं थी, फिर कैसे तैसे करके उसकी वैक्सीन बनाई गई, हम सब ने उसकी वैक्सीन ली, ठीक है, एंड अब जाके मिलियंस ऑफ लोगों की जान बची है उस वैक्सीन से, ठीक है। तो वैक्सीन का काम है लोगों की जान बचाना, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि वो आने वाले वायरसेस से, आने वाले बैक्टीरिया से फाइट कर सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन आर प्रिवेंटेड नॉट क्यूरेटिव, ठीक है। वैक्सीन जो है वो प्रिवेंट कर सकता है, पहले से हमें बचा सकता है, क्योर नहीं कर सकता है, ठीक है, कि मतलब हमें कोई डिजीज हो गई है फिर हमने वैक्सीन लेना, ना, पहले से वैक्सीन ले लो भाई, प्रिकॉशंस ले लो पहले से, ठीक है। सो दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीज बिफोर दे हैपन, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन करता है भाई, हमें पता है कि कोई बीमारी होने वाली है, पहले से ही वैक्सीन ले लो, उस बीमारी को प्रिवेंट कर दो भाई, पहले से उस बीमारी से खुद को प्रिवेंशन दिला दो, खुद को बचा लो। एक बार बीमारी होने के बाद हम वैक्सीन नहीं लेते हैं, ठीक है। वैक्सीन का काम क्या होता है, बीमारी से पहले खुद को स्ट्रांग बना लो कि हाँ हम
को ये प्रोटेक्ट कर लेगा, तो पहले से ही वैक्सीन लेनी पड़ती है, बाद में वैक्सीन का कोई मतलब नहीं बनता है। नो ट्रीट देम समवन इज ऑलरेडी सिक, ठीक है, जब अगर कोई बीमार पड़ जाएगा तब उसको वैक्सीन नहीं चाहिए होगी। सम पीपल मे फियर और डाउट वैक्सीन बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स केयरफुली टेस्ट देम फॉर सेफ्टी। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, कि वैक्सीन लेके भाई अपने आप को ही नहीं, अपने आसपास के आप लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउ एवर हर्ड ऑफ इंडियाज रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। चलो देखो, रिसेंटली आपने वैक्सीन के बारे में कोविड में ही सुना होगा, ठीक है, जहां तक मुझे पता है, तब आप काफ़ी छोटे भी रहे होंगे, ठीक है। कौन सी क्लास में थे कोविड में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नाउ मेक इन इंडिया वैक्सीन ऑफ फॉर द वर्ल्ड। सो इंडियाज रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो इंडिया में ज़्यादातर वैक्सीन प्रिपेयर किए जाते हैं। इट मैन्युफैक्चर वैक्सीन ऑन द मैसिव स्केल एंड सप्लाई देम टू द मेनी कंट्रीज। और यहाँ से वैक्सीन बन के काफ़ी सारी कंट्रीज में जाती हैं। कोविड के टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी सारी वैक्सीन बनी थी जो अलग अलग कंट्रीज में हमने भेजी थी। इंडियन वैक्सीन companies play a key role during the COVID-19 pandemic and continue to support global health efforts। तो उस वक्त इंडिया की तरफ से काफ़ी कंट्रीज में वैक्सीन पहुंचाई गई थी, राइट। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स, हम ये बात कह सकते हैं, राइट। नाउ बी अ साइंटिस्ट, ठीक है। So Dr. Maharaj Kishan Bhan was well known Indian doctor and scientist, ठीक है। So he is an doctor as well as scientist. A secretary of the Department of the Biotechnology, he helped promote science and innovations in India. He played a key role in developing rotavirus vaccine. तो इन्होंने क्या चीज़ डेवलप की, इन्होंने रोटावायरस वैक्सीन को डेवलप किया, राइट, विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द डायरिया। तो पहले के टाइम पे डायरिया बहुत फैलता था, क्योंकि देखो आपको ही पता है कि पहले के लोग जो थे इतना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं करते थे, है ना। पहले टॉयलेट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, लोग बाहर खेतों में जाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां फैलती थी, जिसमें से एक बीमारी वहाँ पे डायरिया थी, है ना। He believed in using research to create affordable healthcare and made a big difference in Indian health and biotechnological sector। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है, इन्होंने एक अच्छी खासी वैक्सीन बनाई जिससे भी काफ़ी सारे लोगों की जान बची है, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, चलिए अब डिजीज हो गई है भाई, है ना। अभी हमने सिर्फ प्रिवेंशन की बात की थी, प्रिकॉशंस के बारे में बात की थी, नाउ हम क्योर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के बारे में बात करते हैं। इन आवर इम्यून सिस्टम फेल टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्शंस डिजीज, वी फॉल इल, है ना। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारा साथ नहीं देगा तो ऑफकोर्स हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो ऑफकोर्स हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे अगर हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। सो इफ फॉल इल वी नीड टू विजिट अ डॉक्टर, ऑफ कोर्स। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना, छोले भटूरे खाने थोड़ी जाएंगे। द डॉक्टर में गिव अस मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, एंड अब जो डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि एंटीबायोटिक्स कब काम करता है, तो एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में ही काम करता है, वायरस में काम नहीं करेगा। दे टारगेट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन और अदर एनिमल सेल एंड दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरस और द डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से फैले हुए डिजीज को ही क्योर करते हैं, वायरस एंड प्रोटोजोआ के डिजीज को क्योर नहीं करते। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा, याद रखना, ठीक है। ओके, क्लियर है इतना। नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। नाउ अब हम बात करते हैं, देखो हमने फर्स्ट वैक्सीन के बारे में बात की थी विच वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एंटीबायोटिक को किसने डिस्कवर किया था। सो डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1920 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। तो पहली एंटीबायोटिक क्या थी बेटा, पेनिसिलिन थी। एंड पेनिसिलिन को कब डिस्कवर किया गया, 1928 में डिस्कवर किया गया। किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, ठीक है। सो पेनिसिलिन यहाँ पे क्या है, अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंडन while studying harmful bacteria he noticed that mold on a discarded petri dish
ठीक है, तो जिसमें हम माइक्रोस्कोप से चीजें देखते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट्री डिश. Stop the bacteria from growing. He realized the mold released a substance that killed the bacteria. This chance discovery led to the discovery of the penicillin, the first antibiotic used to treat bacterial infections. अच्छा, तो इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी किससे की? पेट्री डिश से की. तो पेट्री डिश में इन्होंने क्या देखा कि भाई वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं बढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल इतना नहीं ग्रोथ हो रहा है. तो उन्होंने देखा कि इसमें से जो भी चीज़ें निकल रही होंगी वो बैक्टीरिया को किल कर रही हैं, इसी वजह से यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है. तो उसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन को डिस्कवर कर दिया. ठीक है, जो कि एक एंटीबायोटिक है जो अगेंस्ट द बैक्टीरिया काम करती है. ठीक, नाउ through antibiotics are effective in the protecting us against the bacterial infections and have saved millions of lives since their discovery. Their indiscrimination use and has led to the decline in their effectiveness. ठीक है, तो एंटीबायोटिक बेसिकली क्या काम करता है? एंटीबायोटिक हमें बैक्टीरियल डिजीज से बचाता है. ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये काफी सारे मिलियंस ऑफ लोगों की अब तक जान बचा चुका है, बचाता भी है ना. देयर indiscriminated use lead to the decline in their effectiveness. बार बार अगर हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उसका असर हमारी बॉडी पे कम होने लगेगा. तो बार बार हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है जब डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करे. ठीक है, जब डॉक्टर बेटा हमको प्रिस्क्राइब करेंगे तभी हमको एंटीबायोटिक्स लेना है, अदरवाइज नो. ठीक है, नहीं लेना. क्लियर? Nowadays there are new headlines about the antibiotic resistance, a phenomenon where bacteria that were earlier killed by given antibiotics are found to survive and multiply despite treatment with that antibiotic. देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक नया फिनोमिना आ रहा है भाई, नई हेडलाइन आ रही है, that bacteria that were earlier killed, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑलरेडी पहले मर चुके हैं, ठीक है, किसके थ्रू? बाय द एंटीबायोटिक के थ्रू, वो देखे जा रहे हैं कि भाई दे आर फाउंड टू बी सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई. ठीक है, अब वो किस फॉर्म में हमको नजर आ रहे हैं? वो लिविंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं. दे आर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइंग एंड हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, और इनको फर्दर हम एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, नाउ हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी. देखो किस तरीके से ये स्प्रेड होगा, इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले एंटीबायोटिक ले ली गई है. क्या ले ली गई यहाँ पे? देखो सबसे पहले एंटीबायोटिक ले ली गई. टेकिंग एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर काम नहीं करेगा ना. डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ ह्यूमन बॉडी, तो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में आके क्या करता है? हमें डिजीज से बचाता है. एंटीबायोटिक कब लेनी चाहिए? जब हम बीमार पड़ जाते हैं. बीमार पड़ने से पहले तो हम वैक्सीन लेते हैं ना. ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक ले लिया भाई. ठीक है, मे have a serious illness and get care at the hospital. How resistance bacterial spread through the humans. तो जब हम बीमार पड़ेंगे तभी हमको एंटीबायोटिक्स लेनी है. Spread directly to the other patient or indirectly through the healthcare workers. तो अगर देखो, अगर हम बीमार हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं, तो हमारे लिए भी खतरा है और हमारे आस पड़ोस के लिए भी खतरा है. अगर हम ले लेते हैं तो हमारी बॉडी बच जाएगी भाई. ठीक है, अगर हम फालतू में लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है. ठीक है, स्प्रेड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया टू कम्युनिटी. अब देखो एक इंसान से आपको अगर मान लो कोई डिजीज है, आप हॉस्पिटलाइज हुए, वहाँ पे आपने अगर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराया, वापस से घर आएंगे, अपनी कम्युनिटी में 4 लोगों में इस चीज़ को फैलाएंगे. जब आप यहाँ पे 4 लोगों में फैलाएंगे तो इन 4 लोगों से देखो हमारे एनवायरमेंट में भी एक्सपोजर थ्रू द एनिमल फूड प्रोडक्शन. ठीक है, एंड यहाँ पे ह्यूमन से एनिमल में पहुँचेगा, एनिमल से यहाँ पे क्रॉप में पहुँचेगा, क्रॉप में पहुँचने के बाद सब जगह पहुँच जाएगा. तो इस तरीके से ये जो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, एक तो फालतू में लेना नहीं चाहिए. अगर हमने ले लिया है, डॉक्टर की सलाह पे लेना है भाई, तो उसका कोर्स हमको कंप्लीट करना पड़ेगा. राइट? कॉमन इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, प्रोलॉन्ग इलनेस एंड इवन डेथ. तो अगर हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम हम फेस करेंगे. ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम बेटा फिर हम फेस करेंगे. नाउ एक्टिविटी 3.7 लेट अस इन्फो. नाउ स्टडी द infographic given in figure 3.5b. okay, how do you think the antibiotic resistance had been developing in bacterial pathogens? What precautions may be taken to reduce the antibiotic resistance? ठीक है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ पे हमको लेने चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लिया उसको रिड्यूस किया जा सके. To tackle the problem of antibiotic resistance, we must use antibiotic wisely.
है ना, बिना मतलब में एंटीबायोटिक नहीं खाते रहना चाहिए। हमको बिल्कुल डॉक्टर की सलाह पे ही प्रिस्क्राइब जब अगर डॉक्टर करेंगे तभी हमको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर इन द करेक्ट डोज, ठीक है, अपनी मन मर्जी से नहीं, यहाँ आज खा लिया, आज कल मन नहीं है, नहीं परसों खा लेते, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। दवाई है भाई, तुम्हारा जंक फूड थोड़ी कि आज मन नहीं है आज खा लेते, आज है, नहीं नहीं, दवाई है, मन नहीं होगा, ऑफ कोर्स किसका मन होता है यार दवाई खाने का, किसी का मन नहीं होता, पर फिर भी दवाई खानी पड़ेगी अगर डोज बनवाई है तो, ठीक है। In the correct dose and for the right duration. Avoiding unnecessary use help prevent the rise of resistance bacteria and keep antibiotics effective for the future generations. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो टाइम से पूरी डोज कंप्लीट करनी चाहिए, तभी हमको एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए जब डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। Traditional medicine system like Ayurveda, Siddha and Unani have been used in the India for many years to manage common health problem. तो पहले के टाइम पे हम आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी इन सब चीज़ों को फॉलो करते थे, जो भी हमारी कॉमन डिजीज होती थी उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे यूज नेचुरल सब्सटेंस लाइक हर्ब्स ऑयल। आज के टाइम पे भी बहुत सारे जगहों पर हर्ब्स ऑयल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे क्या है, हाउ बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, किस तरीके से वो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है इसको हम देखते हैं। तो देखो, फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस इन एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक में यहाँ पे पहले कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो होंगे, ठीक है। व्हेन एंटीबायोटिक किल बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस, दे ऑल्सो किल गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में आके बैड बैक्टीरिया के साथ साथ ये गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देता है, तो यहाँ से भी हार्मफुल होगा। अगर सोचो हम बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो हमारी बॉडी की कितने सारे गुड बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमको कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो नॉर्मल हमारे बैक्टीरिया थे उसमें देखो, नॉर्मल हमारे जो सेल्स थे वो डेड हो गए, नॉर्मल हमारे जो बैक्टीरिया थे वो डेड हो गए, एंड यहाँ पे हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हो जाएंगे और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, शी हैड अ सोर थ्रोट एंड अ फीवर, ठीक है। तो भाई एक बच्चे हैं, ठीक है, उसकी मम्मी को क्या हो गया है भाई, वो बीमार पड़ गया, उनका जो गला है वो सौर हो गया, ठीक है। यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर, तो ऑफकोर्स दवाई ऐसी ही नहीं लेनी चाहिए जब तक दवाई हमको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक। आर यू गिविंग एंटीबायोटिक टू अ कैटल? नो, आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक। तो भाई देखो यहाँ पे इंसानों के लिए एंटीबायोटिक ली जा रही है, जानवरों के लिए एंटीबायोटिक नहीं ली जा रही है, ठीक है। नो नो, डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू योर कैटल, इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है वो उसमें डेवलप कर देगा, राइट। डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट करता है, ठीक है, चीजों को प्रिवेंट कर देगा। प्रिवेंट मतलब होता है बचाना। नाउ and mineral from the managing illness for promoting recovery and focus on healthy lifestyle and balanced diet. While these systems can help some conditions and are useful for the everyday well-being, they made not effective for the all disease and all the stages. तो जो भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं ये हर लेवल पे इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ डिजीज से ही हमको क्योर कराते हैं, सारे के सारे डिजीज से ही हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Therapies for non-communicable disease focus on managing symptoms and improving qualities of the life, though medication, lifestyle change and rehabilitations, every diagnosis and continuous care and are key to control the disease progression and prevent complications. See, तो जो non-communicable disease होते हैं जैसे कि डायबिटिक है, अर्थराइटिस है, ठीक है, ओबेसिटी है, कैंसर है, तो ये सारे के सारे कैसे डिजीज हैं, थायराइड है, ये सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इनको बेटा हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, इनको हम अपने लाइफस्टाइल चेंज करके मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अपना बैलेंस डाइट अच्छा करते हैं, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खुली हवा में चलेंगे, तो काफ़ी हद तक हम इन बीमारियों से भी, इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली अब जाके ये हमारा जो चैप्टर है वो होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ओके, क्लियर है। यहां से ओके,
तो यहाँ से हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसको आने में हो गया, चलो आ जाएगा, ये पूरा ही आ जाएगा, बस सुन लिया ना। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड देन चैप्टर हमारा हो जाएगा ओवर। बाकी जो भी डाउट होता है रिलेटेड टू दिस चैप्टर आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपके कमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देर हो सकता है, ठीक है, बट मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कर दूंगी। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।